जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कुंदन सर क्लासेस में। मैं कुंदन सर आज आपके लिए लेकर आया हूँ यूक्रेन और रसिया के बीच में जो लड़ाई हो रही है, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद से सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद से थर्ड वर्ल्ड वार का नियम मतलब यहाँ लग चुका है, मतलब यहाँ चांस बन रहा है। ठीक है, तो मैं बताना चाहूँगा रसिया जो है यूएस और यूक्रेन के रसिया और यूक्रेन के बीच में कैसा संबंध चल रहा है अभी। ठीक है, उसके बारे में आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा। बादी चाहे जर्मनी के हो या फ्रांस के हो, वो रूस की ही किसी बड़ी ऑयल कंपनी में या गैस कंपनी में नौकरी करने लग जाते हैं। तो रूस ये दिखा चुका है कि उसकी इकोनॉमिक पावर भी वो दिखा रहा है, अपनी मिलिट्री पावर भी ऑन ग्राउंड दिखा रहा है। ऐसे में बात आगे कैसे बढ़ेगी और क्या ये एस्केलेट होगी या ये कोल्ड फ्रीज में जा रही है बात? इन सारे देश मेरे विचार में तो आपका जो दूसरा वाक्य है ना, कोल्ड फ्रीज सकता है। मतलब एक संघ में देखा जाए तो नॉर्ड स्ट्रीम संघ का नाम रशिया ने डायरेक्ट पाइपलाइन लगा दिया है जर्मनी के लिए, और वो डायरेक्टली पाइपलाइन वाया यूक्रेन नहीं जाके नॉर्ड स्ट्रीम 2 डायरेक्टली गैस सप्लाई करेगी। जर्मनी क्या रशिया से लड़ने को तैयार है? चांस ही नहीं है। अब चाइना की 14,000 ट्रेन रशिया के थ्रू 2021 में यूरोप को सामान लेके गई है, जिसमें रशिया को बहुत सारा एडवांटेज मिला है। तो क्या मतलब ये जो ट्रेड चल रहा है बिटवीन यूरोप एंड चाइना थ्रू रशिया, ये बंद हो जाएगा? ये वॉर ऐसा नहीं है। ये 80 मिनट की बातचीत मैंने भी फॉलो किया, 80 मिनट की बातचीत। ये सब एक प्रेशर टैक्टिक्स बनाने का तरीका है। हर नेशन को, खासकर यूनाइटेड स्टेट्स को दुश्मन की जरूरत है। एक दुश्मन रहना ही चाहिए। अब दुश्मन चाइना हो या रशिया हो, अब पेंटागन वगैरह सब रशिया को मानते हैं बड़ा दुश्मन है। पार्टीशन पॉलिटिक्स में चाइना को दुश्मन माना जा रहा है। ये एक सब प्रेशर टैक्टिक्स बनाया जा रहा है। ये युद्ध होने का आसार नहीं है। रशिया और यूरोपियन यूनियन या रशिया और रसिया के जो जार होते थे, मेरे विचार में कोई अंदेशा नहीं रखता है। ये बातचीत सिर्फ एक काइंड ऑफ प्रेशर है। वो कौन थे? निकोला। और आप दूसरी बात देखिए, पिछले 8 महीने देखिए, सबसे पहले ये 8 महीने में आर के नाम से संघ बनाया, सेक्रेटरी स्टेट से प्रेसिडेंट टू प्रेसिडेंट टॉक हुई है। नाम है 8 महीने से लगातार बातचीत चल रही है अमेरिका और यूनाइटेड स्टेट सामाजिक रशिया के बीच। तो अब ये बातचीत किस बात पे चल रही है कि युद्ध के कगार में आ गए हम? सामाजिक गणतंत्रत्व का समूह या बोला जाता है, यानी संघ बोलो चाहे समूह बोलो। ठीक है, तो इनके बारे में आपको मैं इसके बारे में आपको डिटेल में मैं समझा दिया। यूएसएसआर क्या है, यूएसएस के बारे में आप समझ गए। यूएसएसआर के अंदर में ये सारे संघ मतलब ये सारे देश आते थे, 15 देश। ठीक है, ये 15 देश जब कब संघ बना था इसका? 1922 में इसका संघ हुआ था, बना था। इस सारे संघ में ये 1922 में इसका संघ जब बना, इसकी नींव रखी गई, तो ये सारे देश इसमें भाग लिए। यूक्रेन भी इसमें भाग लिया, यूक्रेन भी इसमें जुड़ा, इस यूएसएसआर में, इस संघ में। फिर बाद में इन्होंने जब 1922 में जब इसने संघ हुआ, फिर ये ज़्यादा दिन तक नहीं चला, ये ज़्यादा दिन तक नहीं टिका और ये बाद में टूट के बिखर गया। ये 15 देशों अलग अलग हो गए और 1991 में जाके ये यूक्रेन बाहर हो गया। सारे देश हो गए पर 1991 में ये यूक्रेन भी बाहर हो गया। ठीक है, ये सोवियत संघ से। तो अब फिर उसका नाम रसिया अलग हो गया। रसिया जो था अभी रसिया के नाम के यूएस के नाम से जाने जाएगा। किस नाम से? रसिया को यूएस के नाम से, यानी सोवियत संघ के नाम से जाने सोवियत संघ के नाम से जाने गए। ठीक है, तो अब बताना चाहता हूं कि इस 15 देशों के बारे में आपको मैं डिटेल में समझाता हूं। 15 देश कौन कौन से हैं तो बताना चाहता हूं। काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अर्मेनिया, बेलारूस, लिथुआनिया, इस्टोनिया, यूक्रेन, मोल्डोवा, रसिया, किर्गिस्तान और जॉर्जिया। ये 15 देश आपको मिलते हैं। ठीक है, ये रसिया के से जो टूटे हैं, यूएसएसआर से जो टूट के बाहर हुए हैं। ठीक है, अब बात वहां से बिगड़ गई कि यूक्रेन पे रसिया क्यों हमला कर रहा है, वहां से क्यों हो रहा है ये बात, यहाँ से ये बात बिगड़ रही है। कहाँ से बिगड़ रही है? 2014 में जब यूक्रेन पे क्रीमिया नाम के शहर पे रसिया कब्जा कर लिया। क्यों कब्जा किया ये भी आपको बाद में डिटेल बताता। यूक्रेन जब 1991 में बाहर हुआ तो उसने
2017 में चला गया नाटो के पास। नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका क्या है मतलब, रीजन क्या है, ये क्या है, इसके बारे में बता रहा हूँ आपको। ये एक ऐसा संघ है, ये भी एक संघ है, देश नहीं है, ये एक संघ है, एक ऐसा संघ है जिसमें 30 देश आते हैं। 30 देश होते हैं जो अर्थव्यवस्था, अपने आप में, पैसे में, बल में, बुद्धि में, सब चीज़ में ये 30 देश सबसे आगे हैं। इन 30 देश जो इसमें जुड़े हैं वो सब अपने आप में एक हैं, ठीक है, 30 देश। तो 30 देश इसमें हैं। तो यूक्रेन कहा कि मैं भी जाऊंगा। 2017 में इसने भी इसमें भाग लिया और बोला मेरे को भी इसमें आप सदस्य बना लीजिए नाटो का। ये बात रसिया नहीं चाह रहा था। वो चाह रहा था, वो क्या कह रहा था कि उसका कहना था कि जब रसिया के बगल में यूक्रेन रसिया से ही टूट के बना है, लेकिन सारे चीज़ तो यूक्रेन में रसिया एक भाई की तरह से मानता था। और वो कहता था ये जितनी नेवी की जहाज़ें थी, एयरक्राफ्ट थी, MiG-21 थी, ये सारे चीज़ कहाँ से बना है, और यूक्रेन में ही इसका विकास करता था, उसको प्रोडक्शन देता था, उसको विकसित करता था, उसको वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करता था, यूक्रेन के ही क्षेत्र में सब। यूक्रेन उसके बदले क्या करता था, एक तो आपको मैं यूक्रेन के शहर में मैं आपसे रसिया सारे चीज़ बिजनेस करवाता था, यूक्रेन को भी कमाने के लिए देता था पैसा, यूक्रेन भी इससे रसिया की बदौलत कमा रहा था। रसिया के थ्रू इसके नीचे जो गैस लाइन है, रसिया क्या है, एक गैस लाइन का सबसे बड़ा विकास ये है, प्रोडक्शन देता है सभी देशों को, गैस सबसे ज़्यादा, CNG, LPG, ये सब सारी चीज़, कच्चा तेल, ये सब चीज़ ये ज़्यादा रसिया से आते हैं। तो यूक्रेन के रास्ते से जो उसका जो क्रीमिया शहर है, जो क्रीमिया, उसके वहाँ से समुंदर है, समुंदर से टच है, तो उसके माध्यम से उसने प्रोडक्शन मतलब वहाँ से मतलब वो आयात निर्यात करता था। तो इसका क्या नाम था यूक्रेन का कि मेरे देश से आप जाइएगा तो मुझे भी इसका हर जाना, आपको मेरा भी इसका खर्च देना पड़ेगा। तो वो कहता था ठीक है ले लो, ठीक है ले लो। फिर वो उसका कहना ये था कि यूक्रेन कहता था रसिया से कि मुझे आप पैसा भी दीजिए, उसके बदले मैं आपको तब जाने दूंगा, उसके बदले मैं आपको या इस देश में आने नहीं दूंगा। तो ये तो नहीं हो सकता है भाई, अरे कितना भी है तो तुम छोटे हो, मैं बड़ा हूँ अभी भी, ठीक है। ये इतना ही पैर फैलाना चाहिए जितना चादर में आपका शरीर अट जाए, ठीक है। चादर से मतलब सॉल से चाहे चादर से बाहर न निकलिए, जो उसको बेडशीट से, कि आपका पैर बाहर निकले और आपसे कोई किसी का नुकसान पहुँचे, ठीक है। उतना ही चलना चाहिए। तो यूक्रेन भी एक तरफ से मानिए तो वो उसको समझना चाहिए ये बात को कि हम दूसरे के कंधे पे रख के कितना देर तक बंदूक चलाएंगे, ठीक है, वो कितना देर तक सहारा दे सकता है। तो ये इसको समझना चाहिए, लेकिन ये समझ नहीं रहा है। और ये सब चक्कर है अमेरिका के, और ये अमेरिका और जापान, ब्रिटेन, ये सब सारे देश मिल के इस रसिया को ख़त्म करना चाह रहे हैं कि यूक्रेन के बगल में अगर नाटो चला जाएगा तो 30 देश नाटो में, 30 देश यूक्रेन में जाकर बैठ जाएंगे, 30 देश यूक्रेन में बैठ जाएंगे। आर्टिकल 5 के तहत कहता है, आर्टिकल 5 के तहत कहता है कि अगर नाटो के अंदर 30 देश हैं, 30 देश के अंदर 30 देशों के किसी एक देश पे आप वार करेंगे तो 30 देश मिलके मारेगा। लेकिन अगर नाटो किसी एक देश को मार रहा है, नाटो के 30 देश के कोई एक, उसमें से कोई एक देश किसी देश पे हमला कर रहा है, तो कोई उसमें बोलेगा नहीं, कोई उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। अगर उसमें हस्तक्षेप कोई करता है उसके खिलाफ, जो नाटो में है उसके खिलाफ कुछ अगर नुकसान होता है तो 30 देश फिर उस पर मिल के मारेंगे। तो ये रसिया यूक्रेन के बारे में इतना ये सब नहीं सोच रहा था। ये सोच रहा था कि यूक्रेन अगर बगल में यूक्रेन के पास में अगर अमेरिका आ जाए, रसिया, ब्रिटेन आ जाए, ये सब जापान आ जाए, तो ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा मेरा। इसलिए रसिया ये बात चाहता नहीं है। तब उसने 2014 में क्रीमिया के शहर पे जाके उसने
कैप्चर कर लिया। जब कैप्चर 2014 में उसने क्रीमिया के शहर पे कैप्चर किया, तो उस समय हम बताना चाह रहा हूँ 2014 की बात है। 2017 अभी छोड़ दीजिए, अभी 2017 छोड़ दीजिए, नाटो के भी बारे में बता दिया आपको। जब 2014 में उस समय क्रीमिया के शहर पे कब्जा किया, तो पहले इसी माध्यम की वजह से जो आपको गैस वैस निर्यात और सारे चीज़ जो ट्रांसपोर्टिंग होते थे जहाज के द्वारा, पानी वाले जहाज के बारे में, नेवी से मर्चेंट नेवी से जो जाते थे, तो वो कहना था उसका कि देखिए रसिया उस समय 2014 के समय वो G8 में आते थे। अर्थव्यवस्था के माने जाने देश आते हैं, अर्थव्यवस्था के 8 G8 के नाम से जानते थे उसको। जो यूरोप को देखिए, यूरोप के ब्रिटेन जर्मनी और फ्रांस और इटली, ये 4 देश यूरोप में आते हैं, ठीक है। ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, फ्रांस, ये 4 देश यूरोप में आते हैं, यूरोप के थे। और 2 देश अमेरिका और कनाडा इस साइड में, और इस साइड में रसिया और जापान, ठीक है। तो 4 2 6 और 6 2 8, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, फ्रांस 4 ये हो गए, कनाडा, अमेरिका 6 हो गए, और जापान और रसिया 8 हो गए। लेकिन जब उसने 2014 में क्रीमिया पे कब्जा किया, तो इससे में वो ये सारे 7 देश मिलके इस पे हस्तक्षेप किए और मतलब ये बताएं, ये हानिकारक जताए कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन उस समय रसिया ने नहीं माना, और उस समय ये G8 थे उसमें G7 हो गए, रसिया को निकाल दिया गया। अर्थव्यवस्था के G8 में से G7 हो गया, ठीक है। तो वहाँ से भी रसिया निकल गया, ठीक है, वहाँ से भी रसिया को निकाल दिया गया। तो रसिया उस समय से, रसिया के ऊपर ये सारे देश अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा, जापान, ये सारे देश भड़के हुए हैं। वो सोच रहे हैं कि कैसे इसको ये किया जाए, ठीक है। तो अब हम बता रहे हैं कि उसने क्यों ऐसा किया है, यूक्रेन पे क्यों ऐसा किया है। अगर वो चाहता, नाटो का ये सदस्य बन रहा है, ये सदस्य ऑलरेडी मान लिए हैं लोग, और उसको 30 देश मिलके, तो रसिया पे भी हमला हो सकता है। लेकिन रसिया के अलावा यूक्रेन को क्यों सपोर्ट किया जा रहा है, रसिया के अलावा यूक्रेन को क्यों सपोर्ट किया जा रहा है। देखिए क्यों सपोर्ट किया जा रहा है। देखिए जब जापान में, जब एक बार अमेरिका से ये हुआ था, अमेरिका से और जापान में जब लड़ाई लगी थी, तो उस समय वर्ल्ड वार पहला लगा था, ठीक है। वर्ल्ड वार पहला लगा था उस समय 1914 की बात है, वर्ल्ड वार पहला लगा था। तो उस समय क्या हुआ था कि रसिया जब जापान अमेरिका से वो कह रहा था अमेरिका की पहले आप रखिए हथियार नीचे करिए, तो जापान कहता था नहीं पहले आप करिए, ठीक है। वो बात तो वहाँ समझ में आ रही है। और यही हालात यहाँ पे भी है, अमेरिका वहाँ क्या किया था कि किसी 2 शहर पे उसने कब्जा कर लिया था, किसी 2 शहर के उनके, और वहाँ अपने कुछ विद्रोही वहाँ भेज दिए थे, अपने हो चाहे दूसरे हो, कुछ ऐसे विद्रोही भेज दिए थे। वहाँ जाके वो भी विद्रोह करने लगे, फिर विद्रोह किए तो वहाँ जाके वहाँ की जो सरकार थी उससे सहायता मांगी बगल वाले देश से। तो इसी तरह यहाँ पे है, रसिया से इसने सहायता मांगा, रसिया क्या किया, वहाँ मिलिट्री फौज भेज दिया, मिलिट्री वाले को, मिलिट्री जाके वहाँ पे अपना जमावड़ा लगा दिए, मतलब जमाव कर दिए, अपना कैंप लगा लिए। अब मिलिट्री वहाँ से क्या कर रहा है कि वहाँ की जो सरकार है, तो वो कह रहा है कि यूक्रेन की सरकार, जो यूक्रेन के मतलब पास में वो जो विद्रोही गए थे, वो कह रहे हैं कि हम तो ये कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब मिलिट्री प्रैक्टिस। वो ऐसा नहीं मान रहे कि यूक्रेन पे मैं हमला कर रहा हूँ, वो तो मिलिट्री प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस तरह से ये आर्टिकल 7 के तहत ये कहा गया है, आर्टिकल 7 में लिखा गया है, यूएनए में आर्टिकल 7 में, ठीक है। आर्टिकल 7 में ये चीज़ लिखा हुआ है कि आप 2 देश को जब उसमें किसी एक शहर को 2 शहर को आप
आपके ऊपर कब्जे कर, आप उस पर कैप्चर कर लिए हैं और वो शहर कह रहा है कि मैं अलग होना चाहता हूँ इस देश से, तो इस पर कोई आपत्ति नहीं है। 4 भाई हैं, 4 भाई में से एक भाई कह रहा है कि मुझे अलग होना है, तो इससे कोई आपत्ति नहीं है उस घर के मुखिया को, ठीक है। इस तरह यूएनए भी कह रहा है कि यूएनए का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूएनए का मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उसका ये कहना है कि आर्टिकल 7 में कि आप अगर अलग होना चाहते हैं तो अलग हो जाइए, कोई बात नहीं, कर सकते हैं। तो उसी तरह यहाँ पे ये बात फंसा हुआ है। खेरसौन और जो ये है क्या बोलते हैं, और एक कोई देश है, वो शहर है, उस पर दोनों ये बैठ गए हैं जाके। रसिया जाके बैठ गया है। क्रीमिया पे पहले से ही है। उधर ये क्या बोलते हैं, बेलारस में है, बैठा हुआ है बेलारस में रसिया, और फिर इधर रसिया है ही है इधर से। मतलब 4 तरफ से ये चाहे तो हमला कर देगा यूक्रेन के ऊपर। चारों तरफ से चाहेगा रसिया की तरफ से हो सकता है, रसिया अपने खुद का उधर है ही है। खेरसौन और ये क्या बोलते हैं, और कोई एक शहर टाउन है, और क्रीमिया है ही है, इधर बेलारस में है ही है। चारों तरफ से चाहेगा तो उधर यूक्रेन को धूल चढ़ा सकता है। लेकिन देखिए, एक और बात समझाना चाहता हूँ। वो कह रहा है कि आप पहले डाउन कर दीजिए, हथियार डाउन कीजिए, मैं आप पे हमला नहीं करूँगा। लेकिन यूक्रेन भी नहीं चाह रहा है कि मैं डाउन करूँ। यूक्रेन चाह रहा है कि अब मैं 2014 की बदला ले लूँ। यूक्रेन कह रहा है कि अब 2014 वाली बदला लेंगे। क्यों लेंगे? आपने क्रीमिया पे शहर पर कैप्चर कर लिया है, जो सबसे माने जाने क्रीमिया शहर बहुत बड़ा शहर है, और ये रसिया के लिए भी बहुत गर्व की बात है कि क्रीमिया शहर को कैप्चर करके इस पे उसने बहुत ज़्यादा बजट खर्च किया है और बहुत ज़्यादा इस पे पैसा लगा चुका है इस शहर में, इस शहर को डेवलपमेंट करने के लिए, ठीक है। तो वो ये रसिया ये नहीं चाहेगा कि इसको फिर मैं जाने दूं, और यूक्रेन कह रहा है कि मैं इसको लेकर रहूँगा। किसके बदौलत? अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, इसके बदौलत यूक्रेन क्रीमिया पे चल रहा है। अभी 5 तारीख के डेट में यूक्रेन क्रीमिया के शहर पे, जो पुतिन ने ही खुद उद्घाटन किए थे जिस ओवरफ्लाई का, उस पे उसने हमला कर दिया, अपने मिसाइल दाग दिए, वो तहस नहस हो चुका है। तो ये रसिया को खल चुका है, और ये रसिया उस 8 घंटे के अंदर में उसने एक ऐलान किया था कि मैं पीछे हट रहा हूँ। लेकिन यूक्रेन ये कह रहा है कि ये रसिया की चाल हो गई। फिर 8 घंटे बाद रसिया ने ताबड़तोड़ अपने ड्रोन से उसने अपना हमला करना चालू कर दिया, मिसाइलें गिराने, ठीक है। यहाँ तक आप बात समझ में आ गए। अभी यूक्रेन को भी सपोर्ट कर रहा है, अभी ब्रिटेन से, अमेरिका से ऐसे जो मिसाइल दिए गए हैं कि यूक्रेन को लड़ने में सक्षम कर रहा है। और यूक्रेन ने कुछ रसिया के तोपों और ये फाइटर जेट को ध्वस्त कर दिए हैं। जो तोप सही हैं उसको यूक्रेन यूज कर रहा है उसको। तो इस तरह इसका आगे बढ़ रहा है। और खार्किव और खेरसौन पे जो 70,000 से 30 लाख लोग थे जो उसको निकाले जा चुके हैं, 70,000 खेरसौन से निकाले जा चुके हैं। और वहाँ का शहर ऐसा बदतर हो चुका है कि अभी उस शहर में कुछ चिड़िया भी एक नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है। तो हम ये कहना चाह रहा हूँ कि अब देखिए, क्रीमिया तो कैप्चर हो ही गया, यूक्रेन खेरसौन पे कैप्चर कर ही चुका है। खार्किव अब उसका मेन मकसद है, खार्किव पे उसको लेना है, खार्किव को, ठीक है। खार्किव जब यूक्रेन की राजधानी होती है, वो बीचों बीच में है, और कभी भी राजधानी बीचों बीच में ही रखा जाता है। जैसे अब देखिए, नाटो कहाँ से आया? नाटो कहाँ से आएगा? नाटो का फुल फॉर्म होता है, नाटो का नॉर्थ अटलांटिक ट्रेड
ऑर्गेनाइजेशन, 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 ठीक है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये कब हुआ था? देखिए 1949 में 1949 में 4 अप्रैल 1949 में इसका नींव रखी गई थी। और ये जो वाशिंगटन शहर के वाशिंगटन राज्य से अमेरिका का राज्य है जो वाशिंगटन उस राज्य में उत्तरी अटलांटिक के तरफ पड़ता है। और वहाँ के बेल्जियम एक राज्य है, उस राज्य के बेरिरिस के राजधानी में इसका हेडक्वार्टर है। और यूएनए का अमेरिका में क्या बोलते हैं उसको, अमेरिका में ही इसको रखा गया। अमेरिका में, ये भी अमेरिका का ही है नाटो, और वो भी यूएनए भी अमेरिका में ही है, ठीक है। अमेरिका में ही है, लेकिन उसका मैं डिटेल में बताना चाहता हूँ कि उसका, हाँ तो बताना चाह रहा हूँ कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे यूएनए के बनाने का नियम उन्होंने क्यों रखा? क्योंकि यूएनए के बनाने का नियम से ये था, तात्पर्य था कि देखिए कोई भी देश आपस में जो लड़ रहे हैं उसकी एक आपस का मामला क्या है, क्या रीजन है, इसकी सब चीज़ के जानकारी लेने के लिए समझौता, मान लीजिए एक घर में 4 भाई हैं, चाहे पड़ोस वाले से झगड़ा हो रहा है, तो उसकी एक नियम है, प्रधान, उस गांव के प्रधान, उस राज्य के मुख्यमंत्री, ये सब एक संविधान बनाया गया है कि उसको देख रेख के लिए वो सरकार है या पुलिस है, या किसी घर में झगड़ा हो रहा है तो कट के मरे नहीं, अपने आप में कुछ ना हो जाए, तो उसके लिए सब सरकार है। तो उस पे एक नियम बना यूएनए का, पूरे देश पे ये नियम लागू होती है, इसमें उन 193 लोग, इसमें 193 देश शामिल है, ठीक है, 193, और टोटल देश 204 होते हैं। लेकिन यूनाइटेड नेशन राज्य केंद्र में उसमें क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय संघ माना गया बस 195 को ही, और 204 देश होते हैं टोटल, लेकिन यूएनए में 193 ही देश शामिल है, ठीक है। तो इसका नींव रखा गया। ये जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे काजवेल्ट नाम के थे, उन्होंने ये इसका सोचा, इसके बारे में उन्होंने अपने 2 अप्रैल 1945 में 50 देशों के साथ कॉन्फ्रेंस किया। 2 अप्रैल 1945 में 50 देशों के साथ कॉन्फ्रेंस किया। कॉन्फ्रेंस मतलब मीटिंग की, और 50 देश उस बात को सहमति हुए, जिसमें फ्रांसिस्को के कुछ लोग भी थे, और वहाँ उसकी नियम को माना गया, और स्थापना इसकी हुई 24 अक्टूबर 1945 में। इसकी हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, इसकी हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, ठीक है। तो इसके बारे में हम बाद में जानेंगे, लेकिन 193 + 2 और 2 देश इसमें शामिल हैं। वो देश खुल के नहीं आए हैं, वो 2 देश का नाम मेरे मतलब ऐसा मालूम नहीं चल रहा है, लेकिन वो 2 देश और आए हैं। हो सकता है पोलैंड भी हो सकता है, और भी एक कोई देश हो सकता है, लेकिन अभी उसका नाम नहीं लिखा गया है, +2 में रखा गया। 193 के बाद से +2 में 2 देश रखा गया, 195 मतलब हो जाएंगे। तो यूएनए का आर्टिकल भी समझ गया 7 और 5 के तहत आता है कि अगर हम किसी देश पे
नाटो के 30 देशों के अंदर कोई 30 देश के ऊपर अगर हम हमला करते हैं तो वो 30 देशों मिलकर मारेंगे, ये आर्टिकल 5 में आ जाते हैं। और आर्टिकल 7 में आता है कि अगर कोई देश से कोई राज्य कहता है कि मान लो उत्तर प्रदेश कहता है कि मैं अपने आप में देश हूँ, तो उसको इस बात पे सहमति दे सकते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ नियम है और उसमें भी वो सारे देश का ये होगा कि हाँ आप चाहते हैं कि नहीं। तो इसमें सारे देश अगर कहेंगे कि हाँ ठीक है, तभी आप जो मतलब यूनियन नेशन ऑर्गेनाइजेशन में जो सारे देश आते हैं वो सारे देश इस पर ये करेंगे, क्या बोलते हैं, वोटिंग करेंगे कि हाँ ठीक है। तभी जिसके तरफ ज़्यादा बहुमत रहेगी, फुल बहुमत से 2/3 के नियम इस पे लगता है, बहुमत होती है, तब उस नियम को फॉलो किया जाता है और तब उसका प्रस्ताव पास होता है। ठीक, इसमें छः ये रखा गया है भाषा। देखिए ये यूएनए के अंदर में अगर कोई राष्ट्रपति, कोई प्रधानमंत्री किसी देश के जाते हैं तो वो छः भाषा आना चाहिए। ठीक है, मैं एक चीज़ पॉइंट बताता हूँ कि वो 6 भाषा आने चाहिए। तो पहले रखा गया एक नियम बताते हैं, ए के बाद से बी छोड़ दीजिए, सी के बाद से डी छोड़ दीजिए, ई के बाद से एफ छोड़ दीजिए, जी ई के बाद से एफ, उसके बाद से आर, उसके बाद से एस। ये 4 भाषा आने चाहिए। ए का मतलब होता है अरबी, बी का मतलब नहीं है, सी का मतलब होता है चाइनीज, और ई का मतलब इंग्लिश, और एफ का मतलब फ्रेंच, और जो मुख्य भाषा है एफ, जो ई और एफ मुख्य भाषा है, ई और एफ जो होता है इंग्लिश और एफ फ्रेंच, ये मुख्य भाषा है, और आर रूसी, और 6वां स्पेनिश। ठीक है, स्पेनिश। ये जो है अरबी भाषा, उस सबसे बाद में 1973 में इसको शामिल किया गया है। सबसे बाद में इसको 1973 में इसको शामिल किया गया था। ठीक है, अपने देश के कुछ, अच्छा हिंदी को भी सोचा गया क्या कि हिंदी को भी कई बार प्रस्ताव रखा गया, लेकिन अभी तक वो फॉलो नहीं हुआ। तो सबसे पहले जो हमारे थे अटल बिहारी वाजपेयी, जो वहाँ पे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में जाकर भाषण दिए थे, तो वो हिंदी में ही दिए थे। अच्छा, इस 195 देश जो आ रहे हैं, मान लीजिए किसी को इंग्लिश आ रहा है तो किसी को इंग्लिश नहीं आ रहा है, किसी को फ्रेंच आ रहा है, किसी को फ्रेंच नहीं आ रहा तो किसी को स्पेनिश आ रहा है। इसलिए इस 6 नियम रखे गए थे। 6 नियम जो इंग्लिश, अरबी, रूसी, फ्रेंच, फिलीपींस और चाइनीज, ये 6 भाषा रखे गए थे। ये 6 भाषा आप उसके बारे में जानिए। तो उसके बाद से दूसरे हमारे गए थे, सुषमा स्वराज जो विदेश मंत्री थी, वो भी गई थी, तो वो भी हिंदी में भाषा दी थी। और हमारे फिर नरेंद्र मोदी भी गए थे, तो वो भी हिंदी में ही भाषा दिए थे। ठीक है, तो इसमें देखिए 34 जज होते हैं, जज भी होते हैं, उसमें सिक्योरिटी भी होती है, बजट भी होता है, उसके ऑर्गेनाइजेशन जैसे क्या बोलते हैं, सचिवालय भी होते हैं उसमें, और बजट भी होता है, मतलब और बहुत सारे चीज़ें, सदस्य भी होते हैं उसमें कितने लोग पैसा डोनेट कर रहे हैं, वो कमा थोड़ी ना रहे वहाँ से, वो ये 195 देश में कितने % लोग पैसा उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो सबसे ऊपर जो है अमेरिका, उसके बाद से रसिया आता है, उसके बाद से चाइना आता है। तो चाइना को ऐसे भी लोग नहीं छूना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि सबसे ज़्यादा ये है, उसमें पैसा डोनेट करने वाला, परसेंटेज देने वाला सबसे ज़्यादा, इसलिए कहा जाता है जिसकी लाठी उसी की भैंस। तो इसलिए इस पर कोई बाहरी मतलब सीधा वार नहीं कर रहे हैं लोग, सीधा वार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा 24% का ये उसमें भागीदारी है। 24.5 में 24.5 का यूएनए में इसने ये दे सकता है। ठीक है, हाँ 24 नहीं, हमको लग रहा है 24 भी हो सकता है, क्योंकि अभी बहुत पहले का बात है, ये 22% देता था, लेकिन अभी 24 हो सकता है। ठीक है, बजट के ऊपर में। उसके बाद से चाइना है, वो चाइना 12% देता है, और फिर 8% पे 8.5 जापान देता है। 10वें नंबर पे अपना भारत भी आता है, 10वें नंबर पे भारत भी आता है, वो पैसा इसमें इन्वेस्ट करता है यूएनए में। ठीक है, तो
आज के वीडियो आपको पसंद आएगा। आई होप आप इस वीडियो पे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपको पसंद आए तो वीडियो को शेयर भी करें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ठीक है, धन्यवाद आपसे। ठीक है, धन्यवाद।